नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 22वीं भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, अपनी इन विभिन्न कक्षाओं में हम विभिन्न तथ्यों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये टॉपिक भूगोल विषय में रीढ़ की हड्डी के समान है। तो देखिए, इस टॉपिक का क्या नाम है? भू संचलन। इस टॉपिक का क्या नाम है? भू संचलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट शब्द से क्या दिमाग में बात आती है कि अर्थ मूवमेंट का मतलब है कि भूमि का गतिशील होना। भूमि का गतिशील होना, यही अर्थ मूवमेंट है। अब इस अर्थ मूवमेंट के अंदर पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है। तो क्या ये पृथ्वी की गति भू संचलन के अंदर आती है, या पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है? तो क्या ये गति इसमें शामिल है? जी नहीं। पृथ्वी संबंधी कोई भी गति, यानी कि पृथ्वी की जो दो गतियां हैं, पृथ्वी की दो गतियां हैं, ये दो गतियां कौन सी हैं? एक तो वार्षिक गति है और दूसरी गति कौन सी है? दैनिक गति। वार्षिक गति 365 दिन में पूरी होती है और दैनिक गति 24 घंटे में पूरी होती है। तो भू संचलन के अंदर इन गतियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब नाम तो भू संचलन है, पृथ्वी का संचलन, लेकिन पृथ्वी की इन गतियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो कौन सी ऐसी गतियां हैं जो कि इस संचलन में शामिल की जाती हैं? आइए देखते हैं कि कौन सी गतियां हैं जो भू संचलन के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, भू संचलन, भूमि का संचलन। भू माने पृथ्वी है, भू माने भूमि भी है ना। तो आप इसको ये कह सकते हैं, भूमि का या भूमि की गतिशीलता। भूमि की गतिशीलता, आप ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं, है ना। अब भूमि की गतिशीलता में पर्वतों का निर्माण है। आप अभी पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भू संतुलन का सिद्धांत। तो इसमें आपने ये देखा है कि भूमि के अंदर बाहर कुछ गतियां सक्रिय रहती हैं। आपने अपर्दम चक्र पढ़ा पिछली क्लास में। अपर्दम चक्र में भी आपने यही देखा कि एक भूमि अपने निम्न स्थान से चक्रीय मार्ग पर विकास करती हुई उत्थान से लेकर के वापस उस स्थान पर आ जाती है भूमि। तो ये क्या है? ये संचलन का ही तो परिणाम है, भू संचलन का परिणाम है। आप इस भू संचलन को ऐसे समझिए कि ये मानव शरीर है और मानव शरीर किसी बस में बैठ के जा रहा है, तो पूरा बॉडी मूवमेंट हो रही है। ये पृथ्वी की गतियों के समान हो गया। ये पूरी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो ये पृथ्वी की गति के समान है। और यदि मैं एक हाथ हिला रहा हूँ
और बॉडी को नहीं हिला रहा हूं, तो ये एक हाथ हिल रहा है, तो ये भी शरीर का एक संचलन है, पूरी बॉडी हिलती है तो वो भी संचलन है। लेकिन यहाँ भू संचलन के संदर्भ में केवल भूमि की गतिशीलता की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी की गतिशीलता की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फिर अपने मुद्दे पर फिर वापस आते हैं। तो भू संचलन के अंतर्गत हम जो गतिशीलता है पृथ्वी के ऊपरी सतह की गतिशीलता है वो किस कारण से आती है? गति करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। भाई कोई भी मूवमेंट करना हो उसके लिए ताकत चाहिए। तो ये गतिशीलता अगर भू संचलन के लिए हो रही है, भूमि की गतिशीलता के लिए हो रही है, या भूमि का निर्माण हो रहा है, या फिर भूमि का विनाश हो रहा है, तो दोनों ही स्थिति में, निर्माण और विनाश दोनों ही स्थिति में आप भी देखेंगे कि एक बल चाहिए। भाई किसी चीज को बनाने के लिए शक्ति चाहिए, या किसी चीज को नष्ट करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो निर्माण और विनाश करने के लिए भूमि की सतह पर बल कार्य करते हैं, और इन बलों की सक्रियता ही, यानी आप ऐसा समझिए भूपृष्ठ, भूपृष्ठ शब्द अच्छा रहेगा भूमि की जगह पर। भूपृष्ठ पर परिवर्तन लाने वाले बलों तथा उनकी क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की बाहरी सतह और आंतरिक परतों की सक्रियता क्या कहलाती है? भू संचलन कहलाती है। भू संचलन कहलाती है। तो देखिए इस परिभाषा में कितनी बढ़िया बात निकल करके आई कि भूपृष्ठ पर परिवर्तन लाने वाले बलों। अब देखिए यहां पर ये वर्ड आया बल, ये वर्ड आया बल, और ये जो वर्ड आया बल, इसी में छुपा हुआ है भू संचलन की क्रियाशीलता का रहस्य। भूपृष्ठ पर परिवर्तन लाने वाले बलों तथा उनकी क्रियाशीलता, एक बात यह आई यहां पर क्रियाशीलता। अच्छा साहब, के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परतों की सक्रियता। देखो साहब एक बात यह आई, क्या कहलाती है? भू संचलन कहलाती है। ये बात यहां पर निकल कर, तो बल और उनकी क्रियाशीलता। अब बल की बात में आती है तो कौन कौन से बल हैं जो भू संचलन के लिए उत्तरदायी हैं? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो निर्माण और विनाश जो हो रहे हैं पृथ्वी की बाहरी सतह पर, उनके लिए कुछ बल उत्तरदायी हैं, कुछ बल ऐसे हैं, अब ये बलों की बात हो रही है, ठीक है, कुछ बल ऐसे हैं जो भूपर्वती के बाहर कार्य करते हैं, और कुछ बल ऐसे हैं
जो भूपर्पटी के अंदर से कार्य करते हैं। कुछ बाहर कार्य करते हैं, कुछ अंदर कार्य करते हैं, कुछ बल। अब बाहर जो कार्य करते हैं बल वो कौन से हैं? वो अभी मैंने बताया था, कुछ बल विनाश करते हैं और कुछ निर्माण करते हैं। बाहर जो बल कार्य करेंगे वो विनाश करेंगे, यानी कुछ धरती को समतल करने का प्रयास करेंगे, और अंदर से जो बल कार्य करेंगे वो निर्माण करने का प्रयास करेंगे, है ना, समतल भूमि को ऊबड़ खाबड़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो इन बलों की बात अपन कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से बल हैं ये दो। एक तो भूसंचलन के कौन कौन से दो बल हो गए। एक बल कौन सा हो गया? अंतर्जात बल। और दूसरा बल कौन सा हो गया? बाह्यजात बल। ये दो बल हो गए धरातल के ऊपर जो कि भूसंचलन के लिए उत्तरदायी है। अंतर्जात बल को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और बाह्यजात बल को क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये दो बल हैं जो भूसंचलन के लिए उत्तरदायी है। इन बलों को फिर आगे डिवाइड कर दिया गया है। अंतर्जात बलों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये अंतर्जात बल कौन कौन से हैं? एक ऐसे हैं जो आकस्मिक होते हैं, और एक बल ऐसे होते हैं, एक तो आकस्मिक बल हो गए, और एक बल कैसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं। दीर्घकालिक बल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बता सकते हैं आप मुझे आकस्मिक बल कौन से हैं जो अंदर से कार्य करते हैं? सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी और भूकंप। ये ऐसे बल हैं जो जमीन के अंदर से कार्य करते हैं। भूकंप कहां से आता है? जमीन के अंदर से मूवमेंट के कारण तो आता है। भूकंप एक तरंगों के रूप में तो ऊपर आता है, बल के रूप में जमीन को भी फाड़ देता है, उथल पुथल कर देता है ना। तो आकस्मिक बल कौन कौन से हैं? आकस्मिक का मतलब है सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और ये लॉन्ग टाइम एंडोजेनेटिक फोर्सेस। लीजिए साहब, ये इसकी इंग्लिश लिखी। अब ये आकस्मिक बल है, ये दो भाग होते हैं इसके। एक आकस्मिक बल कैसे आएगा? भूकंप के रूप में। और दूसरा कैसे आएगा? ज्वालामुखी के रूप में। भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप अर्थक्वेक, और वोल्केनोज। ज्वालामुखी के रूप में। आकस्मिक बल भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में आते हैं। अच्छा, ये तो हो गए आकस्मिक बल। अंतर्जात बल जो कि अकस्मात आते हैं, अचानक से आते हैं, सडनली आते हैं। लेकिन कुछ दीर्घकालिक बल भी होते हैं जो लंबे समय तक कार्य करते हैं। प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हैं, मैग्मा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये कैसे बल हैं? ये लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले बल हैं। तो देखिए, अब ये लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले बल कौन कौन से हैं जो कि जमीन के अंदर से कार्य करते हैं? देखिए, इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इनको जो दीर्घकालिक बल हैं इनको पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। पटल विरूपणी
विरूपणी बल, यानी कि पटल के ऊपर विरूपण आता है, जैसा पटल है ऊपरी उसमें विरूपण आता है, तो इसलिए इसको पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। और इसको कहते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स, इसको कहते हैं पटल विरूपणी बल को डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब इसको भी फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक महादेश जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक का मतलब है महाद्वीप और महासागर, और पर्वत निर्माणकारी का मतलब है पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार के जो स्थलाकृति बनती हैं। महादेश जनक जो बल हैं इनको कहते हैं एपिरियोजेनिक एपिरियोजेनेटिक फोर्स, एपिरियोजेनेटिक फोर्स। और इनको कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। एपिरियोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स, ये दो बल कार्य करते हैं। ये कौन से हैं? जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है, और ये बल कौन से हैं? जिनसे पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होता है। महाद्वीप और महासागर, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, अब इनको भी आगे डिवाइड कर दिया गया। अब महादेश जनक जो बल हैं इनको भी फिर आगे डिवाइड कर दिया गया। महादेश जनक को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब दो भाग में कैसे? कुछ बल ऐसे हैं महादेश जनक, देखिए महासागर और महाद्वीप बनते हैं तो उत्थान होगा या दशाव होगा, दो ही तरह की क्रियाएं होती हैं, या तो उत्थान होगा या दशाव होगा। उत्थान होगा तो वो महाद्वीप है, और दशाव हो जाएगा तो वो महासागर है। तो इस प्रकार से इनको इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया ऊपरमुखी बल और दूसरा हो गया अधोमुखी बल। ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल, इनको क्या कहते हैं? ऊपरमुखी को कहेंगे अपवार्ड फोर्स, और इसको कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, ये दो बल हो गए। अब जो ऊपरमुखी जो बल है इसमें क्या होगा? निर्गमन होगा। मैं बताऊंगा इसका मतलब। निर्गमन होगा या उत्थान होगा। निर्गमन होगा या उत्थान होगा। और इनसे क्या बनेंगे? इनसे क्या बनेंगे? मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। इनसे बनेंगे महाद्वीप, इनसे बनेंगे महाद्वीप। और इन अधोमुखी वालों में क्या होगा? निर्गमन या निमज्जन। दूसरा इसका क्या है? निमज्जन। ये लिख दिया सामने में यहां, निमज्जन, या तो निमज्जन होगा, या फिर उत्थान का विपरीत क्या है? अवतरण। अवतरण होगा। और निमज्जन और अवतरण से क्या निर्मित होंगे? महासागर। इनसे क्या बनेंगे? महासागर। देखिए ये जो वर्ड है ना, निर्गमन और उत्थान। निर्गमन का मतलब बाहर की तरफ निकलना, उत्थान का मतलब ऊपर की ओर उठना। इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। निर्गमन का तात्पर्य है कि समुद्र के जो सतह है, समुद्र का तल जो है, उस तल के सापेक्ष ऊपर उठना।
समुद्र तल के सापेक्ष ऊपर उठना ये निर्गमन कहलाता है। उत्थान क्या कहलाता है? उत्थान का मतलब होता है कि अपनी समीपवर्ती भूमि के सापेक्ष ऊपर उठना। यानी निर्गमन समुद्र की सतह से ऊपर उठना। समुद्र किनारे अगर स्थल ऊपर उठता है तो वो क्या है? समुद्री सतह से निर्गमन है स्थल का। लेकिन उत्थान किसी स्थलीय भाग में समीपवर्ती स्थलीय भाग के मुकाबले कोई भाग ऊपर उठता है तो उसको उत्थान कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस है, निर्गमन और उत्थान। निर्गमन समुद्र के सतह के संदर्भ में उत्थान है और एक उत्थान निकटवर्ती क्षेत्र के सापेक्ष उत्थान है। ऐसे ही यहाँ पर निमज्जन, समुद्र की सतह से कोई स्थल नीचे धंस जाए वो निमज्जन है, और अवतरण किसी भूमि पर आसपास की भूमि के सापेक्ष कोई भूमि नीचे धंस जाए वो अवतरण है। तो इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको महादेश जनक बताए, यानी कि महादेश कौन से हैं? देश क्या होता है? छोटा देश होता है, और महादेश यानी बड़ा देश यानी महाद्वीप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने महादेश जनक बल पढ़े, अब हम पर्वत निर्माणकारी बल की चर्चा यहाँ करते हैं। तो पर्वत निर्माणकारी बल को हम इनको भी दो भागों में बांट देंगे साहब, इनको दो भागों में बांटेंगे। तो एक तनाव मूलक बल और दूसरा संपीड़न बल। तनाव और संपीड़न का क्या मतलब है? देखिए, ये दो चीजें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं तो ये संपीड़न है, ये दबाव है। ये ऐसे करके दोनों तरफ से आ रही हैं ऐसे, ये दबाव है। ठीक है, दो प्लेटें जब आमने सामने आती हैं, यानी अभिसारी किनारे जो होते हैं, अभिसारी तो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ऐसे टकराते हैं, तो टकरा करके इनमें क्या होगा? ये संपीड़न है, दबाव है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो ये विपरीत जाना क्या है? ये है तनाव। संपीड़न ये है, और ये दूर जाएंगे तो ये है तनाव। तो इस प्रकार से तनाव और संपीड़न, तनाव बल और संपीड़न बल, ये दो बल कार्य करते हैं पर्वत निर्माण के लिए। तनाव बल को कहते हैं टेंशन, और संपीड़न को कहते हैं कंप्रेशन। तो ये दो बल जो है पर्वत निर्माण के लिए कार्य करते हैं। अब इस तनाव बल को भी फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक है चटकन और दूसरा है भ्रंश। एक है चटकन और दूसरा है भ्रंशन। अब ये चटकन और भ्रंशन को आप जानते हैं, देखिए आपने टर्म पढ़ी होगी क्रैक। क्रैकिंग कहते हैं हड्डी क्रैक हो गई हमारी, है ना, क्रैकिंग, चटकन। और भ्रंशन का मतलब है फॉल्टिंग। भ्रंशन कहते हैं फॉल्टिंग को। तो क्रैकिंग और फॉल्टिंग ये दो प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, तनाव के लिए एक टर्म का यूज और किया जाता है, उस टर्म को देखो क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं भूपटल विभंग। भूपटल विभंग एक ये टर्म यूज में लाई जाती है इस तनाव के लिए, भूपटल विभंग। ठीक है, और इसके तनाव के दो रूप हैं, चटकन और भ्रंशन। अब चटकन और भ्रंशन से भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। ये टॉपिक हम अलग अलग उठाएंगे, भ्रंश की क्रिया के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, है ना, और ये महादेश जनक बल है इनका फिर अलग से चर्चा करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी की चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब संपीड़न बल की बात करते हैं। तो संपीड़न बल को भी फिर से दो भागों में बांटा जाता है। इनको दो भागों में कैसे बांटा जाता है? देखिए,
जैसे इसको भूपटल विभंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भूपटल बंकन। भूपटल बंकन, भूपटल बंकन भी कहते हैं इसको। मैं थोड़ी रोशनी कर देता हूं ज्यादा, आपको दिखेगा। भूपटल बंकन इसको कहेंगे। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट है, बस आप बताइए देखिए कौन कौन से दो पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। दो पार्ट इसके, एक पार्ट और दो पार्ट। तो पहला पार्ट इसका क्या कहलाता है, संपीड़न बल का पहला पार्ट कहलाता है संवलन। पहला कहलाता है संवलन और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, वलन। वलन को इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। वलन को क्या कहते हैं, फोल्ड। और इसको संवलन को क्या कहते हैं, रैपिंग। रैपिंग, ठीक है, रैप होना, मोड़ पड़ जाना, और फोल्ड भी क्या है, मोड़ पड़ जाना, ठीक है। फॉल्ट और फोल्ड अलग अलग चीजें, फॉल्ट चटकन है और फोल्ड मोड़ है, ठीक है। अब देखिए संवलन जो है इसको भी फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। और दो भागों में कैसे बांट दिया जाएगा, देखिए संवलन के दो भाग क्या हो गए, एक है उत्संवलन, उत्संवलन, और दूसरा है अवसंवलन। उत्संवलन, अवसंवलन, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे ही वलन के भी दो पार्ट हैं, जैसे इसके दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। एक है अपनति और दूसरा पार्ट है अविनति। अपनति और अविनति ये दो पार्ट है इसके। देखिए ये तो आपको बताए हैं अंतर्जात बल। अब बाह्यजात बल की बात करते हैं। एक बार बाह्यजात बल की बात करें अपन, तो देखिए बाह्यजात मतलब जो बाहर से कार्य करते हैं, एक्सोजेनेटिक। ये तो धरती के अंदर से प्रक्रिया चल रही है। अब बाहर की बात करते हैं अपन, तो बाह्यजात बलों को क्या कहते हैं अपन, बाह्यजात बलों को अपन क्या कहते हैं, अनाच्छादन। डेन्यूटेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेन्यूटेशन, अनाच्छादन, ठीक है। देखिए ये अपनति और अविनति है ना, इनके भी आगे पार्ट हो जाते हैं, नीचे जगह नहीं है, मैं बताऊंगा आपको अभी ये खत्म करके फिर मैं आगे बताऊंगा। ये एक बार रिवीजन कराऊंगा, फिर थोड़ा डिस्कस करूंगा। अनाच्छादन जो है उसको डेन्यूटेशन कहते हैं, और इसके भी फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है अपक्षय यानी कि वेदरिंग, ये वेदर को मौसम वाला वेदर नहीं है, ठीक है, अपक्षय। और दूसरा है अपर्दन, इसको कहते हैं इरोजन। वेदरिंग और इरोजन ये दो पार्ट बन जाते हैं अनाच्छादन के, जो बाह्यजात बल है। अपक्षय के भी फिर दो तीन भाग हो जाते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। जब हम अपक्षय को टॉपिक लेंगे ना, अपक्षय को, तो विस्तार से चर्चा करेंगे इन चीजों का, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम अपक्षय की बात करेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और अपर्दन की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपर्दन देखिए, अपर्दन के भी कई कारक होते हैं। अपर्दन के कारक क्या क्या है, नदी है, नदी अपर्दन करेगी, वायु है, हिमानी है, लहरें हैं, ठीक है। भूमिगत जल भी एक कारक है, लेकिन हम ये बाहरी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, बाहरी बलों की बात कर रहे हैं। भूमिगत जल जो है अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे बल हैं, नदी, रिवर्स, विंड, ग्लेशियर, ओशियन वेव्स,
प्रकार से ये सारे अपरतन करते हैं। अपरतन का मतलब होता है काटना, ठीक है। और अपरतन के अंदर परिवहन और निक्षेपण भी शामिल किया जाता है, ठीक है। निक्षेपण भी शामिल किया जाएगा, नदी निक्षेपण भी करेगी। अपक्षय के भी 2-3 पार्ट अपन ने करके लिख देते हैं यहाँ। एक जैविक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है और एक भौतिक अपक्षय। तो इस प्रकार से ये अपक्षय के विभिन्न रूप हैं। थोड़ी रोशनी हो गई होगी और तो ये एक तरीके से डायनामिक है भू संचलन का। ये भू संचलन की जो पूरी गतिशीलता है वो इस तरीके से होती है। इन टॉपिक्स के आधार पर भू संचलन को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा फिर कि भू संचलन क्या है। पृथ्वी पर हलचल, मूवमेंट, ऊपर नीचे, स्थलाकृतियों का निर्माण। भू संचलन 2 बलों के कारण होता है, एक जमीन के अंदर कार्य करते हैं और एक जमीन के बाहर कार्य करते हैं। जमीन के बाहर कार्य करने वालों को बाह्यजात बल और अंदर से कार्य करने वालों को अंतर्जात बल, जैसा कि इनके नाम से प्रकट होता है। अब हम अंतर्जात बलों की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। अंतर्जात बलों में एक होता है आकस्मिक बल और एक होता है दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल को हम पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। आकस्मिक बल जो अचानक से क्रियाशील होते हैं। अब जमीन के अंदर से अचानक से क्रियाशील क्या होते हैं, या तो भूकंप होगा या ज्वालामुखी होगा। ये अचानक से क्रियाशील होते हैं बल जमीन के अंदर से, है ना। ये अचानक से क्रियाशील होते हैं जमीन के अंदर से बल। तो इस प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी क्या है, आकस्मिक बल है। भूकंप से कुछ स्थलाकृति बनती है, ज्वालामुखी के कारण भी स्थलाकृतियां बनती हैं। लेकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्थलाकृतियां। सिल टाइप, ज्वालामुखी शंकु, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती है ज्वालामुखी क्रिया के कारण। तो ये आकस्मिक बल है दोनों। फिर अंतर्जात बल में आकस्मिक बल के बाद, अंतर्जात बल में आकस्मिक बल के बाद में दीर्घकालिक बल की चर्चा हम करते हैं। तो दीर्घकालिक बल को पटल विरूपणी बल कहते हैं और इसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं पटल विरूपणी बल के। एक है महादेश जनक बल और एक है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक का मतलब है महादेश, जिसमें महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होगा, है ना। और पर्वत निर्माणकारी में पर्वत, पठार, मैदान, ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच और द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। और तृतीयक श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, जो ये अपरदन के कारक बनाते हैं। प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीयक श्रेणी के और तृतीयक श्रेणी के। प्राथमिक श्रेणी के महाद्वीप होते हैं, द्वितीय श्रेणी के पर्वत, पठार, मैदान होते हैं और तृतीय श्रेणी के जैसे नदी काट करके किसी भूमि के ऊपर स्थलाकृतियां बनाती है, तो वो तृतीय श्रेणी के, यानी पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच होंगे, उनके ऊपर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होंगे और द्वितीय के ऊपर फिर तृतीय के होंगे, इस प्रकार से। तो दीर्घकालिक शक्तियों में महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी, ये 2 प्रकार के बल सम्मिलित किए जाते हैं। और महादेश जनक को भी, अब इनकी भी बात कर लेते हैं आगे। महादेश जनक को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। भाई महादेश जनक क्या है, या तो महासागर या महाद्वीप। तो महासागर है तो जमीन को नीचे धंसना पड़ेगा और महाद्वीप है तो जमीन को ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसी आधार पर अधोमुखी और उपरमुखी, अधोमुखी जो नीचे की तरफ धंस जाए जमीन और उपरमुखी जो ऊपर की तरफ उठ जाए, तो 2 भागों में बांट दिया। अब उपरमुखी की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर, है ना, उपरमुखी। उपरमुखी में इसको निर्गमन भी कहते हैं, निर्गमन भी कहते हैं और उत्थान भी कहते हैं। निर्गमन और उत्थान में थोड़ा सा फर्क होता है। निर्गमन निकटवर्ती समुद्र तट सतह से ऊपर उठने की प्रक्रिया है और उत्थान स्थलीय भाग में ही, उसके लिए जरूरी नहीं समुद्र तल हो, स्थलीय भाग में ही समीपवर्ती भूमि से ऊपर उठने की प्रक्रिया है।
तो ऊपरमुखी बल कार्य करते हैं, ये महाद्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। जबकि अधोमुखी बल किसका निर्माण करेंगे? महासागरों का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ निर्गमन होता है समुद्र की सतह के मुकाबले उठाव, यहाँ पर निमज्जन होता है समुद्र की सतह के मुकाबले धसाव, और यहाँ उत्थान होता है निकटवर्ती भूमि के मुकाबले उत्थान, और यहाँ अवतरण होता है निकटवर्ती भूमि के मुकाबले धसाव। तो इस प्रकार से ये उत्थान और अवतरण है, ये दोनों महादेश जनक बल है। अब पटल विरूपणी बल में महादेश जनक के बाद अब हम चर्चा करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल की। पर्वत निर्माणकारी बल में पर्वत पठार मैदान का निर्माण होता है, और ये कैसे होता है? या तो तनाव के कारण और संपीड़न के कारण। इसको भी दो भाग में बांट दिया गया, एक तनाव बल और एक संपीड़न बल। तो तनाव बल कैसे कार्य करेगा कि विपरीत दिशा में कार्य करेगा, यानी कि ये जुड़ी हुई है प्लेटें और ये विपरीत दिशा में जाएंगी, इस प्रकार से कार्य करेगा। तनाव यानी इसको मैं खींचू यूं करके तो तनाव ये है, ठीक है। और संपीड़न क्या है? संपीड़न का मतलब है दबाव। अब देखिए, अब ये इसका कैप मैं इसमें लगाऊंगा, मार्कर का कैप इसमें लगाऊंगा, तो ये क्या है? ये संपीड़न है, दबाव है, और इसको मैं खोलूंगा तो ये तनाव है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे की तरफ, इस प्रकार से ये दोनों बल कार्य करते हैं। अब तनाव के कारण धरातल में चटकन आती है और भ्रंशन होते हैं, इसीलिए इनको दो भागों में फिर बांट दिया। चटकन और भ्रंशन में एक्चुअली अंतर क्या होता है ये बता दूं मैं। चटकन तो विपरीत दिशा में लगने वाले बल के कारण खाली एक चटक है, एक दरारी स्वरूप है, दोनों के बीच में एक दरार पड़ जाएगी, वो है चटकन। लेकिन भ्रंशन क्या है? चटकन के सहारे दो स्थलाकृतियों का एक दूसरे के विपरीत खिसकाव, या उस चटकन तल के जहां से चट्टानें चटकी हुई हैं, उस चटक के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण, विस्थापन क्या कहलाता है? भ्रंशन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चटकन और भ्रंशन, पहले चटक आएगी उसमें, फिर ये भ्रंशन की क्रिया होगी, ठीक है। इस प्रकार से तनाव बल का होते हैं। अब संपीड़न बल की बात कर रहे हैं हम। संपीड़न बल में इसको भूपटल बंकन भी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा, एक संबलन और एक बलन। संबलन और बलन एक्चुअली एक ही बात है, संबलन और बलन एक ही बात है। इसमें अंतर क्या है? देखिए, ये कोई चट्टान है और इस पे इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, तो कोई बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है, तो बड़ा क्षेत्र है तो इसमें जो मोड़ पड़ेंगे, ऐसे करके दबाव पड़ेगा तो इसमें मोड़ पड़ जाएगी, ऊपर उठ जाएगा ऐसे करके क्षेत्र, या ये नीचे धंस जाएगा ऐसे करके, कोई दबाव पड़ेगा। अब आपको मैं उदाहरण देकर के बताऊं कुछ, आप ऐसे समझिएगा कि ये प्लेट है, विपरीत दिशा से दबाव लगेगा तो या तो ये ऊपर उठ जाएगा या फिर ये नीचे धंस जाएगा, दोनों तरफ से दबाव लगेगा। तो दबाव जब लगेगा तो या तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे धंस जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये उत्संबलन, यानी उत्तल ढाल बनना है, उत्तल ऊपर की ओर जाएगा तो उत्संबलन कहलाएगा। और यदि दबाव के कारण नीचे धंस जाएगा तो क्या कहलाएगा? अवतल, यानी अवसंबलन। ऊपर गया तो उत्तल और नीचे गया तो अवतल, है ना। तो इसलिए उत्संबलन और अवसंबलन क्या है? केवल विपरीत दिशा से बल लगने के कारण चट्टान ऊपर की ओर मुड़ती है, ऐसे करके ऊपर की ओर मुड़ती है तो इसको उत्संबलन कहेंगे। और अगर ये दबाव लगने के कारण नीचे मुड़ जाती है तो उसको अवसंबलन कहेंगे। उत्तल और अवतल से बना है उत्संबलन और अवसंबलन। अब बलन की बात करें हम, तो ये मैंने एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात बताई, सैकड़ों किलोमीटर बड़े क्षेत्र की बात है, सैकड़ों बड़े किलोमीटर क्षेत्र में। लेकिन अगर कोई छोटा क्षेत्र हो, क्षेत्र कैसा हो? छोटा हो, ये बड़े क्षेत्र की बात है। कोई ये धरातल है और ये छोटा क्षेत्र है, तो छोटे क्षेत्र में
अब आप देखिए बल कार्य कर रहे हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में। संपीड़न बल की बात हो रही है, समबलन को हमने पढ़ लिया कि वो बड़े क्षेत्र की घटना थी। अब यदि छोटे क्षेत्र की घटना होती है तो या तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा ऊपर के, और छोटे क्षेत्र में या नीचे की तरफ धंस जाएगा। ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो उसको कहेंगे हम अपनति, उसको क्या कहेंगे अपनति, और नीचे की तरफ धंस जाएगा तो उसको कहेंगे अविनति, उसको अविनति कहेंगे। आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये मोड़ पड़ रहे हैं पर्वत के अंदर, तो ये क्या है अपनति है, और ये क्या है अविनति है। क्षेत्र छोटा है तो उसको वलन के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। जो मोड़ पड़े हैं चट्टानों में, जो उठाव है उसको अपनति कह रहे हैं, लेकिन संवलन के परिप्रेक्ष्य में उसको उत्संवलन कहेंगे, और अविनति के संदर्भ में उसको अवसंवलन कहेंगे। तो इस प्रकार से ये है तो एक जैसी चीज, पर छोटे और बड़े क्षेत्र का फर्क है। अपनति ऊपर उठा हुआ पर्वतीय भाग, और अविनति नीचे मुड़ी हुई घाटी। इस प्रकार से ये संपीड़न बल की बात हो गई। अब ये तो हमने अंतर्जात बलों की चर्चा कर ली, अब बाह्यजात बलों की कर लेते हैं। अपक्षय, चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना बिना किसी परिवहन के, वो अपक्षय कहलाता है। या तो जीव जंतुओं द्वारा होगा, या रासायनिक क्रिया द्वारा होगा, या भौतिक क्रिया द्वारा होगा। और अपरदन के कारक नदी, वायु, हिमानी लहरें, भूमिगत जल भी होता है, लेकिन हम बाह्यजात बल की बात कर रहे हैं। ये भूमिगत जल तो अंदर चला जाता है ना। तो इस प्रकार से ये हमने भू संचलन के बारे में विस्तार से समझा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ज्यादा चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए ये अपनति और अविनति है। अगर कोई अपनति ऐसी होती है, मैं समझाता हूं इसको आपको। कोई अपनति ऐसी है ऊपर उठा हुआ, इसमें छोटी छोटी अविनति और अपनति हैं। इस प्रकार से है कोई चट्टान का उठाव इस प्रकार से है ये। तो इसमें अपनति और अविनति है, यानी कि अविनति और ये अविनति हो गई, और ये अपनति है। यानी एक ही अविनति के अंदर बहुत सारी अपनति और अविनति होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं समपनति। उसको क्या कहेंगे समपनति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो आप। समपनति कहेंगे उसको। यानी कि एक ही अपनति है, अपनति एक है, और उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे अविनति और अपनति बन जाते हैं। अविनति और अपनति बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको कहेंगे समपनति। और इसके विपरीत यदि कोई अविनति है, मान के चलिए कोई अविनति है, अविनति कैसे होगी इस प्रकार से, ये अविनति है, और इसमें नीचे की तरफ मुड़े हुए ही कई सारे अपनति और कई सारे अविनति। अगर ये है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे समविनति। इसको कहेंगे समविनति। मतलब यह है कि ये थोड़ा सा जब अपन बात करेंगे ना, यहाँ अपनति एक टॉपिक है, सिंक्लाइन, अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली ये तो एक मैंने भूसंचलन को बताया आपको कि किसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब जब इनको विस्तार से चर्चा करेंगे ना, जब अपन वलन को पढ़ेंगे, वलन टॉपिक को विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उस टॉपिक में वलन में हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अपनति, अविनति, समपनति, समभिनति, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे।
ऐसे ही यहाँ पर भी हम जब महादेश जनक बलों के बारे में चर्चा करेंगे तो स्पेशल इनके बारे में मैं एक पूरा टॉपिक वीडियो उठाऊंगा और विस्तार से पूरे बोर्ड पर इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताने का प्रयास किया है आपको, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा भू संचलन के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं चीजों को कि भू संचलन के अंदर धरातल पर निर्माण और विनाश चलते रहते हैं। तो निर्माण और विनाश के लिए दो बल कार्य करते हैं। एक बल पृथ्वी के अंदर भीतरी भाग से कार्य करता है और एक बल बाहरी भाग से। जो बल भीतरी भाग से कार्य करता है अंतर्जात, और जो बाहरी तरफ से कार्य करेगा वो बाह्यजात। अब अंतर्जात में भी ये इस प्रकार से हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, इसको अच्छे से रट लेना। उसके बाद में फिर अलग अलग टॉपिक पे फलन को लेके, भ्रंशन को लेकर के, अपर्दन के विभिन्न अलग अलग कारक है इनको लेकर के, अपक्षय को लेकर के मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। भूकंप ज्वालामुखी में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। और ये पर्वत निर्माणकारी बल है, इनकी चर्चा अपन और भी करेंगे। और महादेश जनक बलों की चर्चा करेंगे, महासागर और महाद्वीपों का निर्माण, ये टॉपिक अपन लेकर के आएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे फिर मिलेंगे। और आपसे एक ये निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमको ताकत देता है कि हम और अच्छा बेहतर कार्य करें, ठीक है। आगे की क्लास तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।